मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस रिलेटेड टू ओरल एविडेंस पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में साक्ष्य शब्द की परिभाषा पर चर्चा कर चुके हैं और साक्ष्य की परिभाषा खंड में हमने देखा था कि दो तरह के साक्ष्य होते हैं। तथ्यों को मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा न्यायालय में साबित किया जा सकता है। आज हम मौखिक साक्ष्य क्या होता है और मौखिक साक्ष्य में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और उनके अपवाद क्या हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 3 में जो परिभाषा मौखिक साक्ष्य की दी है वह है कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। अर्थात मौखिक साक्ष्य से अर्थ है साक्षी के कथन जो न्यायालय के समक्ष दिए जाते हैं। अब यदि इसमें हम धारा 59 का प्रावधान जोड़ दें तो धारा 59 ये कहती है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। तो मौखिक साक्ष्य बोलकर न्यायालय में कथनों के द्वारा किया जा सकता है, संकेत चिन्हों के द्वारा किया जा सकता है अथवा इशारे द्वारा भी किया जा सकता है। धारा 119 साक्ष्य अधिनियम की ही यह तय करती है कि ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है ऐसी किसी अन्य रीति में जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे लिखकर, संकेत चिन्ह द्वारा, जो अगर लिखित में है तो खुले न्यायालय में और प्रकट चिन्ह, संकेत चिन्ह द्वारा भी खुले न्यायालय में किया जा सकता है। ऐसे साक्ष्यों को मूक साक्षी कहा जाता है और धारा 119 ये कहती है कि ऐसे साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माने जाएंगे। इस पर हम पूर्व में भी विस्तार से बात कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1885 का वाद भी देखा था, जिसमें महिला ने इशारे के द्वारा अभियुक्त का नाम आने पर पॉजिटिव संकेत देकर अभियुक्त की पहचान की थी और न्यायालय ने इसे वैध माना था। तो मौखिक साक्ष्य जो है वह साक्षी के द्वारा बोलकर, संकेत चिन्ह अथवा इशारे से किया जा सकता है। यदि हम केस लॉ की बात करें तो मुरारका प्रॉपर्टीज बनाम बिहारीलाल
1978 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसमें ये कहा गया था कि दस्तावेजी साक्ष्य जो है वह मौखिक साक्ष्य से अच्छा साक्ष्य, बेस्ट एविडेंस जो है वह माना जाता है, क्योंकि मौखिक साक्ष्य में न्यायालय को बहुत सारे अन्य तथ्यों का भी परीक्षण करना होता है, ध्यान में रखना होता है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक अन्य केस लो अनवर पीवी बनाम पीके बशीर का 2015 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनको साबित करने की प्रक्रिया धारा 65 ख में उल्लेखित है, और उसमें जो शर्त दी हुई हैं उसके अनुसार ही, उसके अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य जो है वह ग्राह्य किया जा सकता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का द्वितीयक साक्ष्य अर्थात मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया जाएगा। अब अगर हम धारा 60 का एक मुख्य सिद्धांत का अवलोकन करें तो धारा 60 ये वर्णित करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, और ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसका अर्थ यह है कि धारा 60 यह प्रतिबंधित करती है कि अनुश्रुत साक्ष्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाएगा। अब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष कब माना जाएगा, तो धारा 60 में यह वर्णित है कि जो 5 सेंसेस हैं उनमें से किसी एक सेंस के द्वारा अगर उसको बोध करना है तो जिस व्यक्ति ने उसे बोध किया है किसी इंद्रिय द्वारा, वही व्यक्ति न्यायालय में आकर यदि साक्ष्य देता है तो उसे प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। जिसे देखा जाने वाले तथ्य, कोई दुर्घटना घटित हुई तो वह जिस व्यक्ति ने दुर्घटना होते हुए देखा है वही न्यायालय में आए, साक्ष्य दे। कोई सुना जाने वाला तथ्य है, जैसे कोई धमाका, तो जिस व्यक्ति ने वह धमाका सुना है वही व्यक्ति न्यायालय में आए। तो 5 सेंसेस जो हमारे हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, तो इनमें से जिस व्यक्ति ने उसका बोध किया है वह व्यक्ति न्यायालय में आता है, तो इसे हम प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहते हैं। इसके अलावा धारा 60 में राय या आधार को भी शामिल किया है, जिसे हम 6th सेंस के रूप में भी मान्य करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वह राय या आधार धारित किया है वह व्यक्ति न्यायालय में आकर साक्ष्य दे तो उसे प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद धारा 60 में 2 परंतुक भी वर्णित हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई विशेषज्ञ की राय या आधार किसी सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित पुस्तक में अगर वर्णित है तो वह पुस्तक पेश करके बिना उस विशेषज्ञ को न्यायालय में बुलाए भी साबित किया जा सकता है, यदि रचयिता धारा 32 के अंतर्गत भी हम ये पढ़ चुके हैं कि मृत हो गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है,
अथवा न्यायालय को वाद की प्रकृति और परिस्थिति में ये लगता है कि उस विशेषज्ञ को बुलाना अयुक्तियुक्त, विलंब या व्यय के संभव नहीं है, तो न्यायालय जो है वह बिना रचयिता के न्यायालय में आए भी उस पुस्तक से भी वह राय या आधार को ग्राह्य कर सकता है। और इसी तरह एक परंतुक धारा 60 का ये वर्णन करता है कि अगर दस्तावेज से भिन्न कोई भौतिक वस्तु है तो जब तक वह भौतिक वस्तु न्यायालय के निरीक्षणार्थ पेश नहीं कर दी जाती, न्यायालय उसे मानने से अस्वीकार जो है वह कर सकता है। अर्थात न्यायालय यह अपेक्षा कर सकता है कि वह भौतिक वस्तु न्यायालय के निरीक्षणार्थ पेश किया जाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है उसके पीछे के यदि हम आधार को देखें तो मुख्यतः इसके 3 आधार जो हैं वो माने जाते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य, हियर से एविडेंस, हियर एंड से, जिसे हम सुनी सुनाई बात भी कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रिय के माध्यम से उसको बोध नहीं किया है बल्कि किसी और व्यक्ति से उसने केवल मात्र सुना है कि यह तथ्य घटित हुआ है, तो वह व्यक्ति अगर न्यायालय में आता है तो उसे हम कहते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई बात का साक्ष्य। अब चूंकि वह व्यक्ति जो न्यायालय में आया है वह यह कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है, मैंने इसे स्वयं बोध नहीं किया है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वह न्यायालय के सामने किसी भी तरह की लायबिलिटी, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। अर्थात 3 महत्वपूर्ण कारण ये माने जाते हैं जिनके कारण अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है, जिनमें पहला है कि अनुश्रुत साक्ष्य जो है वह शपथ पर कथन नहीं करता है, क्योंकि वह तो पहले ही कह रहा है कि मुझे वास्तविक स्थिति पता नहीं है, मैंने तो ऐसा सुना है। और चूंकि वह अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, इसलिए अगर प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षा करता भी है तो वह एक ही बात दोहराता रहेगा कि मुझे पता नहीं है। तो प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अवसर भी सही रूप में, उचित रूप में जो है वह प्राप्त नहीं होता है, जो प्रत्यक्ष मौखिक साक्षी की स्थिति में उसे प्राप्त होता। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि अगर कोई साक्षी न्यायालय में आकर मिथ्या साक्ष्य देता है और यह पकड़ में आ जाता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने की कार्रवाई शुरू कर सकता है और उसे उचित दंड जो है वह दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि सुनी सुनाई बात कहने वाला व्यक्ति अनुश्रुत साक्षी पर यह चार्ज नहीं लगाया जा सकता, इसलिए भी अनुश्रुत साक्षी को साक्ष्य के रूप में न्यायालय ग्राह्य नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, वह यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य का साक्ष्य न्यायालय ग्राह्य नहीं करता, यह सामान्य नियम है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां वर्णित हैं जिनमें अनुश्रुत साक्ष्य को भी ग्राह्य किया जाता है, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य को बेस्ट एविडेंस माना जाता है। लेकिन अगर दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तो मौखिक साक्ष्य जो प्रत्यक्ष है
उसको ग्राह्य किया जाता है। और मौखिक साक्ष्य में भी अगर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तो फिर अनुश्रुत साक्ष्य को भी ग्राह्य किया जाता है, क्योंकि न्यायालय को अपने समक्ष वाद को निर्णित करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए ही होता है। इसलिए ये एक सीक्वेंस बनाई हुई है कि सर्वप्रथम दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो तो उस पर न्यायालय विश्वास करे, उसके पश्चात प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य को न्यायालय कंसिडर करे, और दोनों ही नहीं हो तो फिर न्यायालय हियरसे एविडेंस को, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है, जिनमें यदि हम बात करें तो पहली परिस्थिति है स्वीकृति और संस्वीकृति के कथन। इन पर हम पूर्व में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। स्वीकृति, एक व्यक्ति जब कोई दायित्व अपने ऊपर लेता है तो ऐसे कथनों को स्वीकृति कहा जाता है, और जब अपराध करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है तो ऐसे कथनों को संस्वीकृति कहा जाता है। अब जिस व्यक्ति ने वह स्वीकृति या संस्वीकृति सुनी है, वह व्यक्ति जब न्यायालय में आ रहा है तो उसे हम एक तरह से अनुश्रुत साक्ष्य ही कहेंगे, क्योंकि उसने वह कार्य होते हुए या वह अपराध होते हुए तो नहीं देखा, केवल उसने उस पक्षकार के मुंह से ये सुना है। तो स्वीकृति और संस्वीकृति को अनुश्रुत साक्ष्य माना जाता है, लेकिन इनके आधार पर न्यायालय निर्णय जो है वह ले सकता है। दूसरी यदि हम बात करें तो धारा 32 के अंतर्गत हम 8 तरह की परिस्थितियां पढ़ चुके हैं जिनमें किए गए कथनों को सुसंगत माना जाता है, बिना कथनकर्ता के न्यायालय में पेश हुए। 4 परिस्थितियां: मृत हो गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या न्यायालय को अयुक्तियुक्त विलंब या व्यय प्रतीत होता है। तो मृतक के द्वारा जो कथन किया गया है उस कथन को जिस व्यक्ति ने सुना वह व्यक्ति न्यायालय में आ जाए तो उसे स्वीकार किया जाता है। इसी तरह धारा 33 में हम पढ़ चुके हैं कि जो पूर्व कार्यवाही में कथन किए गए हैं उनको आगामी कार्यवाही में पुनः काम में जो है वह लिया जा सकता है। लोक दस्तावेज में कथन धारा 34-35 में जो किए गए हैं, साथ ही साथ धारा 6 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य प्रकट करने वाले कथन जो हैं वे भी चूंकि हियरसे एविडेंस है, धारा 6 में हम बात कर ही चुके हैं। आर बनाम फोस्टर का विवाद आपको ध्यान में होगा ही, जिसमें धमाका सुनते ही एक व्यक्ति मेन रोड पर आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति इंजर्ड पड़ा हुआ होता है और एक वैन जो है तेज़ी से जा रही होती है, और जो इंजर्ड पर्सन है वह ये कहता है कि इसने मुझे टक्कर मारी है। तो चूँकि साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी, लेकिन इतने नज़दीकी समय में वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया था कि इंजर्ड पर्सन को कोई भी कहानी गढ़ने का समय ही नहीं मिला। अब वह इंजर्ड पर्सन अगर मृत हो जाता है तो उसका कथन धारा 32 में ग्राह्य हो जाएगा, और अगर वह इंजर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो उसके द्वारा किया गया कथन धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य हो जाता है। ये हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात जो धारा 60 के परंतुक में विशेषज्ञ के कथन हैं, जो उसकी
पुस्तक में किए गए हैं तो बिना विशेषज्ञ को न्यायालय में लाए पेश हुए उस राय या आधार को साबित किया जा सकता है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो अपवाद है ये सारे के सारे लंबे समय से चले आ रहे हैं, किंतु एक जो नवीन जो आधार या अपवाद जुड़ा है वह है कंप्यूटर रिकॉर्ड का। हालांकि इसे अभी तक लिखित नहीं किया गया है, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड यदि है, कंप्यूटर में कोई एंट्री या कोई तथ्य चढ़ाए हुए हैं और उनका यदि कोई प्रिंट आउट लेकर न्यायालय में पेश किया जाता है तो उनको भी हम सुसंगत मान सकते हैं। जैसा कि आर बनाम माइनर्स के विवाद में जस्टिस स्टेन के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि नई क्रांति जो है उसको व्यवहार में लाना आवश्यक है। और अगर कंप्यूटर जनित रिकॉर्ड या यूँ कहें हम सीसीटीवी कैमरा या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई टेलीफोनिक या डिक्टाफोन द्वारा प्राप्त कोई सूचना है, कोई टेप रिकॉर्ड में सूचना है, उसको जो है वो मान्य किया जाना चाहिए। और अगर इनको आपराधिक मामलों में साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जाता है तो वास्तव में बहुत अधिक अपराध जो हैं वो अभियोजन मुक्त उन्मुक्त हो जाएंगे। तो कंप्यूटर अभिलेख जो है वो भी अब वर्तमान में अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में मान्य किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई कि कब अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य किया जाएगा, अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन के आधार क्या हैं, मौखिक साक्ष्य में क्या क्या साक्ष्य हैं जिनको हम प्रत्यक्ष साक्ष्य मानते हैं, धारा 60 और धारा 59 की मौखिक साक्ष्य के रूप में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के सिवाय हर तथ्य को साबित किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।